दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादीन चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं और इतनी सारी वीडियो मैंने आपको एक्सप्रेस की डाल दी हैं। और विविध एक्सप्रेस की क्लास की जो वीडियो मैंने आपको डाली हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे, आपकी कोई भी परीक्षा फेल नहीं होगी। आपके पास कितना भी ज़्यादा मेटेरियल इकट्ठा आपने कर रखा है, कितना भी मेटेरियल आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने दिशा प्लेटफॉर्म की 70 वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया, तो आप दिल्ली पुलिस को बिल्कुल 100% पास कर जाओगे। और मेरे प्यारे जो मैंने डाली ही उस तरीका से, इतने अच्छे कंटेंट के तरीका से है कि आप जैसे ही एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन डिक्टो मिलेगा। दिल्ली पुलिस में नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम में बैठना, आप चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर दो, आप या जेल वार्डर का एग्जाम दो, आप सभी के लिए वो सफिशियंट क्लास है। 70 वीडियो मेरे प्यारे बच्चों बहुत होती हैं, उनका कंटेंट आप देखोगे, उनके अंदर जो मेटेरियल मैंने डाला है, कितने अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। एक एक बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने तो उनका इतना बढ़िया तरीका से रजिस्टर बनाया, इतने स्मार्ट तरीका से रजिस्टर बनाया है। किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को बच्चा देने जाएगा तो अपने उस रजिस्टर को अच्छे से रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बुक ही वो है, सारी जीएस उसके अंदर समाई हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को ज्वाइन करें। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, संगम युग में पांडवों की राजधानी कहां पर थी? पहला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, संगम युग में पांड्यों की राजधानी कहां पर थी मेरे प्यारे बच्चों? संगम युग है प्राचीन भारत में, जिसमें संगम युग में पांड्य जो राज्य था, उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, तो लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आएगा। चलिए, इसका आंसर आएगा मदुरै। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? मदुरै। अब मदुरै में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे के जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? आपसे पूछा गया मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? मदुरै में है। कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तभी मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप मेरे प्यारे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, वैदिक युग में राजा के बाद, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? वैदिक युग में जो राजा हुआ करता था, तो राजा के बाद का जो महत्वपूर्ण अधिकारी था, सेकंड नंबर की जो पावर थी, वो किसके पास हुआ करती थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर नहीं लगा पा रहे हैं, और कुछ लगा भी पा रहे हैं तो कुछ वेट कर रहे हैं। लगाइए आप। इसका आंसर मेरे प्यारे आएगा पुरोहित। चलिए आप नोट करें आप इसे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों, आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? ये लिखोगे आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? कब इनका अधिकार हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल लगाएं। अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे ने मुझसे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का टॉपिक पढ़ रखा है, तो उस मेरे प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगाइए स्पीड के साथ। बहुत बच्चे इसमें टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व, बिल्कुल राइट। आर्यों का आर्य भारत में जो बसे हैं वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो 1500 ईसा पूर्व लिखकर आप इसे ऐसे ही छोड़ोगे आप। क्लियर? अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लूँ, एक क्वेश्चन और दे दूँ आपको, आर्य भारत में कहाँ से आए हैं? कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार लिखवा रखा है, आर्य भारत में कहाँ से आए हैं?
तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं आर्य भारत में कहाँ से आए हैं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि टाइपिंग की स्पीड बढ़ाई और उन्हें बता दिया मध्य एशिया से आए। और किसने बोला है? मैक्स मूलर के द्वारा। ये बात किसने कही है? मैक्स मूलर ने कही है मेरे बच्चों, मैक्स मूलर के द्वारा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे आपको बढ़ना है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, अच्छे कंटेंट के साथ चलें। सतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना। अभी मैंने क्वेश्चन बोल भी दिया है और अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा भी कि सतपथ ब्राह्मण का संबंध, सतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? कौन से वेद से है? वेद से है मेरे प्यारे, वेद से है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप इसका आंसर लगाइए। स्पीड के साथ 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। सतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? क्योंकि मैंने आपको जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो टोटल मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एक्सप्रेस की क्लास में कई बार वो क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, अगर आपने क्लासों को अच्छे तरीके से वॉच किया है। क्लियर? तभी मैंने आपसे पूछ लिया कि सतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंध रखता है या कौन से वेद का ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर क्या लगाओगे? बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। लिखिए आप यजुर्वेद। ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे बढ़ना है। लिखिए पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपति संप्रदाय, पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक, पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आप बड़ी स्पीड के साथ लगाएं। पाशुपति संप्रदाय का फाउंडर कौन था? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं और जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ रखा है उनको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्वेश्चन का आंसर उन पर थोड़ा कम लगेगा। कोई बात नहीं, आगे चलकर उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चे लकुलिस, लकुलिस इसका आंसर आएगा, लकुलिस आएगा। और लकुलिस को मेरे प्यारे बच्चों किसका अवतार माना गया है? शिव का अवतार माना गया है। इस लकुलिस को मेरे प्यारे बच्चों शिव का अवतार माना गया है, शिव का अवतार माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि बलबन के समय बंगाल में किसने विद्रोह कर दिया? बंगाल में किस सूबेदार ने विद्रोह किया? किस सूबेदार ने मेरे प्यारे बच्चों विद्रोह किया? अगर किसी मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे इतिहास की क्लास बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ या दिल्ली पुलिस की जो साइट पर हमने जो इतिहास डाला है उसको पढ़ लिया है या ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल इसका आंसर लगा सकते हैं। बहुत स्पीड के साथ आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ी स्पीड के साथ लगाइए आप। बलबन के समय बंगाल में किस सूबेदार ने विद्रोह किया? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप। बलबन दिल्ली का सुल्तान है और बंगाल भी किसके अंडर में आता है? बलबन के अंडर में आता है। इसका ही एक सूबेदार पूरे बंगाल में और विद्रोह कर रहा है अपने सुल्तान के खिलाफ और बंगाल को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नाम क्या है? तुगरिल खां मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा रहे हैं तुगरिल खां। लिखिए आप तुगरिल खां ने विद्रोह किया और कब कौन सी सन में किया? 1279 ईस्वी में किया मेरे प्यारे बच्चों, 1279 ईस्वी में। अगर आप इस बलबन की आप बात करोगे तो इसकी कौन सी पॉलिसी रही है मेरे प्यारे बच्चों? बलबन की कौन सी पॉलिसी रही है? लोह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई है। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई मेरे प्यारे बच्चों, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन के और कंटेंट की तरफ आप जाना चाहते हो तो मैं आपको इसकी पूरी क्लिप दे सकता हूँ, 2-4 पॉइंट और इसके लिए हैं। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में इसी में बलबन के नेक्स्ट कंटेंट के साथ बढ़िए आप आगे चलिए।
चलिए आप मेरे पैर, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे पैर बलबन। बलबन एक सुल्तान था और इसका समय 1266 से लेकर 1286 के समय दिल्ली का सुल्तान रहा है। और इसके कंटेंट की बात करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, इसके कंटेंट की बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए इस सुल्तान की नीति बताइए, कौन सी नीति से अपनाई, लोहे में रक्त की नीति से अपनाई मेरे प्यारे बच्चों, और इसने कौन सी, इसके राज तत्व के 2 सिद्धांत भी कौन से रहे हैं, इसके राज तत्व के 2 सिद्धांत इसने दिए हैं, राज तत्व के 2 सिद्धांत इसने दिए हैं। एक तो इसने बोला है कि राजा का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, और एक कहता है राजा का कठोर होना आवश्यक है। एक इसका गुप्तचर विभाग बहुत बेस्ट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गुप्तचर विभाग इस सुल्तान का बहुत बेस्ट रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें लिखोगे, इसने आपका ईरानी त्यौहार नौरोज़ का प्रारंभ इसी की देन है। ईरानी त्यौहार नौरोज़ का प्रारंभ किस सुल्तान की देन है, नौरोज़ का प्रारंभ किस सुल्तान की देन है मेरे प्यारे बच्चों। नोट करिए आप अच्छे कंटेंट के साथ। ईरानी त्यौहार किसने चलाया है, चालीसा दल का दमन करने वाला भी कौन था मेरे प्यारे बच्चों, बलबन था। सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत भी किसने की है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा है, बलबन के द्वारा है। ईरानी त्यौहार भी किसने चलवाया है, बलबन ने चलाया है। तुलादान की प्रथा भी किसकी देन है, तुलादान प्रथा किसकी देन है, तुलादान प्रथा भी किसकी देन है, बलबन की देन है। और एक इसने डिपार्टमेंट भी बनाया मेरे प्यारे, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना, जो एक सैन्य विभाग था, ये भी किसकी देन है, बलबन की देन है। तो मेरे प्यारे बच्चों बलबन कौन से वंश से बिलोंग करता है, गुलाम अलवारी यानी गुलाम वंश से बिलोंग करता है, गुलाम वंश में ही बलबन आता है। और इसने 40 सरदारों की जो कमेटी बनी हुई थी तुर्कान चहलगानी, उसका भी अंत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बलबन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इनमें से आपके लिए बाहर नहीं आएगा। पूरी क्लिप मैंने आपको बलबन पर दी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। और भी देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा इसी दिल्ली सल्तनत में, आप उनको भी अच्छे से नोट करना। चलिए नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, अगर मैंने आपसे यहाँ पर पूछ लिया सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया है, देखिए आप सैनिकों को नगद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था, नगद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इनका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। कृषि विभाग किसकी देन है, कृषि डिपार्टमेंट किस सुल्तान की देन है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि विभाग किसकी देन है। अलाई दरवाज़ा किसकी देन है, अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान की देन है मेरे प्यारे बच्चों, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया है, अलाई दरवाज़ा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किसने की है। जो भी मैं यहाँ पर लिखूँ उनका आंसर अपनी स्पीड के साथ लगाएं आप। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था, कौन सी सन में चित्तौड़ पर खैरात विभाग की स्थापना किसकी देन है, रोजगार दफ्तर की स्थापना किसकी देन है, रोजगार दफ्तर विभाग मेरे प्यारे बच्चों किसकी देन है। खैरात विभाग, रोजगार दफ्तर, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त, अलाई दरवाजा, कृषि डिपार्टमेंट, सैनिकों को नगद वेतन। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था मेरे प्यारे बच्चों, लगा सकते हो आप ब्राह्मणों पर जजिया कर, नोट करें आप इस अच्छे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ देखिए आप ब्राह्मणों पर जजिया कर किस सुल्तान की देन है, बिल्कुल आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आप क्या लगाओगे आप इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। कृषि डिपार्टमेंट किसकी देन है, मोहम्मद बिन तुगलक की देन है, मोहम्मद बिन तुगलक की देन। अलाई दरवाज़ा मेरे प्याचो, अलाई दरवाज़ा भी किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी की देन है।
लाल दरवाजा भी किसकी देन है? अलाउद्दीन खिलजी की देन है। और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त मेरे प्यारे बच्चों 1303 में किसने की है? चित्तौड़ पर विजय प्राप्त 1303 में किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है। खैरात विभाग और रोजगार दफ्तर भी किसकी देन है? फिरोज शाह तुगलक की देन है मेरे प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक की देन है, फिरोज शाह तुगलक की देन है। चलिए आप नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे कंटेंट के साथ, और इसी में 1-2 पॉइंट और लिखोगे आप, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद मेरे प्यारे बच्चों कौन लेकर गया? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित करने वाला सुल्तान कौन था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे कंटेंट दिए थे मेरे प्यारे बच्चों। आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको अच्छे कंटेंट के साथ लगाना। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, गोताखोरों को कौन सी गैस का सिलेंडर दिया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। गोताखोरों को कौन सी गैस का सिलेंडर, कौन सी गैस का सिलेंडर दिया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, गोताखोरों को कौन सी गैस का सिलेंडर दिया जाता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों दिया जाता है। बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अगर इसका सेम ऐसे क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे, लगाना अपने कमेंट बॉक्स में। वेल्डिंग गैस में कौन सी 2 गैसों का मिश्रण होता है? वेल्डिंग गैस का जो सिलेंडर होता है वो कौन सी 2 गैसों का मिश्रण होता है? लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों। O2 प्लस एसिटिलीन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण होता है। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो किसी मेरे प्यारे बच्चे के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद तुरंत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में कौन सी गैस का उपयोग होता है? चमकीले विद्युत विज्ञापनों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, नियॉन का प्रयोग किया जाता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको स्पीड के साथ लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हवाई जहाज के टायरों में, ये भी लिख सकते हो आप। हवाई जहाज़ों के टायरों में मेरे प्यारे बच्चों कौन सी गैस भरी होती है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग के साथ स्पीड बढ़ाई है और इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है हीलियम। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। लिखिए आप, फिनॉल से प्राप्त जो स्फोट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लिखिए आप, फिनॉल से प्राप्त विस्फोट मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है?
अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। फिनॉल से प्राप्त विस्फोट क्या कहलाता है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन पर टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ को ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसमें हमें लगाना क्या है। तो मेरे प्यार बच्चे लिखिए पिक्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? पिक्रिक अम्ल को ही पिक्रिक अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल भी अपना में क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। चलिए आप मेरे प्यार बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। बढ़िया कंटेंट था आपके लिए ये क्वेश्चन भी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ मेरे प्यारे बच्चों कोलाइड क्या है, आपको इस पर मैं होल्ड करता हूँ, आप बताइए कोलाइड क्या होता है, किसको कोलाइड कहते हैं, किस विलयन को, किस घोल को हम कोलाइड कहते हैं? लगाइए आप अच्छे आराम से। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों कोलाइड क्या होता है? कोलाइड क्या होता है? लिखिए आप वे घोल होते हैं, कोलाइड वे घोल होते हैं। लिखिए आप वे घोल होते हैं, कोलाइड वे घोल होते हैं जिनमें मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप वे कोलाइड वे घोल होते हैं जिनमें कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की -4 तक होता है। 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 तक, 4 नहीं मेरे प्यारे बच्चों 5 लिख दो आप, 5 तक होता है वो कोलाइड कहलाते हैं। जीव द्रव भी अपना में क्या है? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके लिए आप जीव द्रव भी एक कोलाइडी घोल है। जीव द्रव्य कोलाइडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोलाइडी घोल या विलयन है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है, आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? कितना बढ़िया कंटेंट आपके लिए। हॉर्न सिल्वर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? AgCl, सिल्वर क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। वल्नीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं वल्नीकरण क्या है, वल्नीकरण सल्फोनाइजेशन, वल्नीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कि वल्नीकरण क्या होता है। लगाइए स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में वल्नीकरण क्या होता है। रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? लिखिए आप रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्नीकरण कहलाती है। क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों वल्नीकरण कहते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा कितने % होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्टील में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। कितना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है। स्टील में कार्बन की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों कितने % होती है? लगाइए कार्बन की मात्रा कितने % होती है? 0.5 से लेकर 1.5% तक मेरे प्यारे बच्चों होती है। आप इसको लिख सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। इसके बाद लिखिए आप हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हाइड्रोजन की खोज करने वाला कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि हाइड्रोजन की खोज किसने की है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? कैवेंडिश आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज करने वाला कौन था? कैवेंडिश आएगा। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में। मैक्सिमम हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? आवारा तत्व कह के पूछ ले, भविष्य का ईंधन कह के पूछ ले। भविष्य का ईंधन पहले भी एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया है। भविष्य का ईंधन कह के पूछ ले। कौन सी क्रिया पर बनता है? नाभिकीय संलयन क्रिया पर बनता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया पर मेरे बच्चों क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हीलियम की खोज किसने की है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया।
हीलियम की खोज किसने की है? अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, हीलियम की खोज किसने की है? तो लगाइए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों, लॉकेयर के द्वारा हुई है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन गलत बहुत लगा रहे हैं। लॉकेयर के द्वारा इसकी खोज हुई है। और सबसे हल्की गैस पूछी जाए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हल्की गैस कह के आपसे क्वेश्चन आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हीलियम। सबसे हल्का तत्व कह के क्वेश्चन आ जाए, सबसे हल्का तत्व कह के क्वेश्चन आया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का एलिमेंट कह के पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कह के पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? हीलियम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन की खोज किसने की है? नाइट्रोजन की खोज करने वाला कौन था? तो लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। और ऑक्सीजन की खोज मेरे प्यारे बच्चों किसने की है? O2 की खोज करने वाला कौन था? प्रिस्टले था मेरे प्यारे बच्चों। O2 की खोज करने वाला कौन था? प्रिस्टले था। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? प्रिस्टले ने। और ऑक्सीजन की हम मात्रा की बात करोगे तब मेरे प्यारे बच्चों बता दोगे आप, वायुमंडल में O2 की मात्रा कितने % होती है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपकी टाइपिंग की स्पीड अब बढ़ जानी चाहिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने % होती है? और पृथ्वी की भूपट्टी पर ऑक्सीजन कितने % होती है? पृथ्वी की क्रस्ट पर मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन कितने % होती है? इतने अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आपको सब कुछ पहले भी बता रखा है, दोबारा से भी आपसे रिवाइज करके पूछ लिया है। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं आप एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन जरूर रखें, क्योंकि ये क्लास आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कंटेंट को ये क्लास भूलने नहीं देगी। जो मेरे प्यारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं उन्हें इसका इतना बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहे थे 21%, मानव शरीर में पूछ रहे हैं तो मेरे प्यारे कितने बताओगे? 65%। और पृथ्वी पर इसकी मात्रा कितनी? 50%। लिखिए आप मेरे प्यारे, पहले भी अभी दो दिन 4 दिन पहले की एक्सप्रेस क्लास में भी ये पॉइंट मैंने आपके सामने लेकर आया था। चलिए आप मेरे प्यारे, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और देखोगे आप, क्लोरीन की खोज किसने की है? क्लोरीन की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? सीले ने की है, सीले द्वारा। क्लोरीन की खोज करने वाला कौन था? सीले था। और एक और लिखोगे, पोलोनियम की खोज किसने की है? पोलोनियम। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, पोलोनियम की खोज करने वाला कौन था? पोलोनियम की खोज करने वाला कौन था? मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी। पोलोनियम की खोज किसने? मैडम क्यूरी है। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक भी किसके हैं? सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके हैं? पोलोनियम के। कितने के? सबसे ज़्यादा आइसोटॉप किसके हैं? पोलोनियम के हैं। और कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 27 हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें, यह इसका स्क्रीनशॉट। बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको क्वेश्चन को बताना है, क्लियर, अच्छे स्पीड के साथ। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, मोतीझरा एक बीमारी है या रोग है। ये मोतीझरा जो रोग होता है ये किससे होता है? मोतीझरा जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, ये किससे होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। मोतीझरा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन से बैक्टीरिया से ये रोग होता है? कौन से बैक्टीरिया से बीमारी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में उस बैक्टीरिया का नाम जरूर लिखें। मोतीझरा जो नाम की बीमारी है वो किससे होती है? कौन से बैक्टीरिया से होती है? सॉल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होती है, सॉल्मोनेला। टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो ये मोतीझरा किसके लिए बोलते हैं? टाइफाइड के लिए बोलते हैं, टाइफाइड बुखार के लिए बोलते हैं। टाइफाइड जो फीवर होता है इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? मोतीझरा बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। एक क्वेश्चन है, गलसुआ जो डिजीज़ है वो कौन से वायरस से होती है? गलसुआ जो डिजीज़ है कौन से वायरस से होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें, गलसुआ। गलसुआ बीमारी
किस वायरस से होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। गलसुआ जो बीमारी है किस वायरस से होती है मेरे प्यारे बच्चों? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। गलसुआ जो बीमारी है किस वायरस से होती है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? गलसुआ बीमारी किससे होती है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। मम्पस वायरस से होती है, मम्पस वायरस से होती है। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? कनफेर बोलते हैं, कनफेर रोग भी इसे बोलते हैं। और इस गलसुआ बीमारी से प्रभावित भाग कौन सा है? कौन सी ग्रंथि से प्रभावित होती है? लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। लार ग्रंथि, पैरोटिड जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसको प्रभावित करने वाला रोग है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। होम्योपैथी के जनक कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए आप। होम्योपैथी के जो प्रतिपादक हैं, जो जनक हैं, जो आविष्कारक हैं मेरे प्यारे बच्चों, कौन थे? होम्योपैथी के जनक कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन है मेरे प्यारे बच्चों, हैनीमैन। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हैनीमैन है। ईसीजी के प्रतिपादक कौन है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। ईसीजी के प्रतिपादक कौन है? ईसीजी के प्रतिपादक मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। ईसीजी के प्रतिपादक कौन है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शायद ये क्वेश्चन बता दिया होगा। आइन यौवन द्वारा इसकी खोज हुई है ईसीजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ईसीजी का फुल नेम भी मैंने आपको अभी बहुत जल्दी में लिखवाया था, आप दोबारा से भी आप लिख सकते हैं। आप इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मेरे प्यारे बच्चों आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और ईसीजी किसकी होती है? ईसीजी मेरे प्यारे बच्चों हृदय की होती है। ईसीजी किसकी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए किसकी जांच होती है? हृदय की जांच होती है, इससे हृदय की ईसीजी होती है। लिख सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ। नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि रबड़ का जनक किससे माना गया है? रबड़ का जनक किसको माना गया है मेरे प्यारे बच्चों? पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप रबड़ के यहाँ उत्पादन की बात नहीं चल रही, रबड़ के यहाँ जनक की बात चल रही है। रबड़ का जनक कौन सा है? रबड़ का जनक अमेजन की घाटी को माना गया है। अमेजन की घाटी को रबड़ का जनक माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। अमेजन की जो घाटी कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हैं ब्राज़ील। और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। बड़ा देश है आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी मेरे प्यारे बच्चों। रबड़ का जो उत्पादन की बात करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा देश आ जाएगा? थाईलैंड। रबड़ के उत्पादन में नंबर कंट्री कौन सी है? थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? बैंकॉक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। लिखिए आप चलिए, कपास का जन्मदाता किसको माना गया है? कपास का जन्मदाता मेरे प्यारे बच्चों किसको माना जाता है? कौन सा देश कपास का जन्मदाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कपास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लगाइए स्पीड के साथ। भारत को माना गया है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी कपास की खेती की जानकारी थी? अगर मैंने आपको इतिहास पढ़ाया है, आपने इतिहास पढ़ा है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया होगा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कपास की खेती करते थे? वहाँ से भी सूती कपड़ों के एविडेंस मिले मेरे प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से। तो कपास का जो जनक माना गया है वो भारत माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें।
मेसोफाइट के अंतर्गत कौन सी वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है? मेसोफाइट में कौन सी वनस्पति आती है? शीतोष्ण कटिबंध टैगा वनस्पति आती है मेरे प्याचो। शीतोष्ण कटिबंध टैगा वनस्पति मेरे प्याचो इसमें आती है। टैगा वनस्पति का उत्पादन इसमें होता है मेरे प्याचो। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है मेरे प्यार। एरीपोनिक क्या होता है मेरे प्यार जो? पौधों को हवा में उगाना एरीपोनिक कहलाता है। पौधों को हवा में उगाना है, एरीपोनिक लिख सकते हैं आप। एरीपोनिक से मतलब होता है पौधों को हवा में उगाना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? एरीपोनिक कहलाता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप लगाना, बड़े अच्छे कंटेंट के साथ बता देना। लिखिए आप, मैंने आपसे पूछ लिया वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? लगाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, केंचुआ पालन से है। केंचुआ पालन से है। और मोरी कल्चर का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? मोरी कल्चर का संबंध किससे है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। सहतूत की कृषि से है। सहतूत की कृषि से है मेरे प्यारे बच्चों। सहतूत की कृषि से है मेरे प्यारे बच्चों मोरी कल्चर। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मैरी कल्चर। मैरी कल्चर का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मैरी कल्चर का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैरी कल्चर में आप क्या लगाओगे? देखिए समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का उत्पादन मेरे प्यारे बच्चों, समुद्री जीवों का उत्पादन आता है मैरी कल्चर में मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट के साथ आप लिख सकते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। या एक और क्वेश्चन लिख लो आप इसमें, फ्लोरीकल्चर का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है, तो फलों की खेती से है मेरे प्यारे बच्चों। फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? फलों की खेती से है या फूलों की खेती से है? तो लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ क्या आएगा? फ्लोरीकल्चर का संबंध क्या है? फूलों की खेती से है। फूलों की खेती से है मेरे प्यारे बच्चों। अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं स्पीड के साथ, टाइपिंग करें स्पीड के साथ। तब मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? बताइए आप। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? आपको ये बताना है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड बढ़ाएं, टाइपिंग के साथ लिखें कि पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तब मेरे प्यारे बच्चों लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आप इसका क्या आंसर लगा सकते हैं। लगाइए स्पीड के साथ। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों इसमें टाइपिंग की स्पीड कर रहे हैं। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक मेरे प्यारे नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये पर्वत से पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी फैली, नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये फैली हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। 16 वन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 16 वन कहाँ पाए जाते हैं?
16 वन कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी पर्वतमाला में, कौन सी पर्वत श्रेणियों में 16 वन पाए जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 16 वन, जो शीतोष्ण वन भी कहलाते हैं और इनको ही 16 वन कहते हैं। तो मेरे प्यारे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए आप। पीर पंजाल दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? पीर पंजाल दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों शिवकिला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? शिवकिला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? बहुत बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसमें आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ नीति दर्रा, मान दर्रा, मेरे बच्चों नीति दर्रा, मान दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तब मेरे प्यारे बच्चों तीनों दर्रे भारत के कौन से राज्य में है? मेरे प्यारे बच्चों एक ही राज्य में है, वो राज्य का नाम क्या आएगा? और लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? उत्तराखंड। ये दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? लिखिए आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, रोहतांग दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने, एक एक दर्रा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेरे किसी प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चलिए आप नेक्स्ट, नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? नाथुला दर्रा मेरे प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में है? और पाल घाट दर्रा मेरे प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में है? भोर घाट दर्रा मेरे प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में है? और थाल घाट दर्रा मेरे प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में? कितने बढ़िया कंटेंट के साथ मैंने आपको दर्रे पूछ लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनका आंसर लगाएं और टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। क्या इनका आंसर आ सकता है? लगाइए मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग के स्पीड के साथ। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में है? पाल घाट कौन से राज्य में है? भोर घाट कौन से राज्य में है? थाल घाट कौन से राज्य में? लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? मेरे बच्चों सिक्किम में है। सिक्किम में है। और सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ये सिक्किम भारत का 22वां राज्य घोषित हुआ था, 22वां राज्य घोषित हुआ। अगर आपसे लिखवा दिया 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। ये पाल घाट दर्रा मेरे बच्चों कहाँ पर है? केरल में है। अब यहाँ केरल की बात करूँ तो केरल किस में नंबर यहाँ आ रहा है? देखिए केरल आपका नारियल में नंबर 1 है, नारियल में नंबर 1 है, और आपका नारियल में नंबर 1 है, रबड़ में नंबर 1 है, थोरियम में नंबर 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोरियम के भंडार भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में है। रबड़ का उत्पादन भी केरल में है। नारियल का उत्पादन कहाँ पर? केरल है। भौर घाट दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में है। और थाल घाट दर्रा भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप नोट करें इस अच्छे तरीक़ा से। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलो बताइए आप, सबसे पहला विक्रमादित्य कौन है? सबसे पहला विक्रमादित्य कौन है? आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ बता दें, इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला विक्रमादित्य कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और राजा हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी में राजा बने? राजा हर्षवर्धन का जो समय था वो कौन सी शताब्दी में था? ओनली आपको इसमें शताब्दी बताना है। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, किसी मेरे प्यारे बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए स्पीड के साथ। राजा हर्षवर्धन का समय कौन सी शताब्दी में है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन पर। 7वीं शताब्दी में है। और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त सेकंड आएगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। लगाइए आपका कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ।
बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िए आप आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, चलिए मैंने यहाँ पर कुछ वंशों के बारे में यहाँ जिक्र होगा और आपको उन वंशों के संस्थापक लिखने, बहुत स्पीड के साथ लिखने, बिल्कुल ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, ये आपके लिए आपको लिखना है। पाल वंश का संस्थापक कौन है, बार बार मैं आपको इसकी ये मैंने आपसे कई बार पूछ लिए भी गई मेरे पास। चंदेल वंश का फाउंडर कौन है, मौर्य वंश का फाउंडर कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का फाउंडर कौन है मेरे प्यारे बच्चों, गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है, गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है, लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। परमार वंश का संस्थापक कौन है, परमार वंश का फाउंडर कौन है, पल्लव वंश का फाउंडर कौन है, पल्लव वंश मेरे प्यारे बच्चों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, पल्लव वंश। चोल वंश का फाउंडर कौन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मेरे प्यारे बच्चों कौन है, जितसेन वंश का संस्थापक कौन है। जितने भी वंश मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इन वंशों के संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का किसी भी वंश का फाउंडर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं ऑरली आपको बता सकता हूँ कि कौन से वंश का फाउंडर कौन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखे हैं। देखिए आप, चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव। गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। नंद वंश का संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, महापद्म नंद। हर्यक वंश का फाउंडर कौन है, बिंबिसार। गुप्त वंश का फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्र मौर्य। चंदेल वंश का फाउंडर कौन है, नन्नुक। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। सातवाहन संस्थापक कौन है, सिमुक। परमार वंश का संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, नागभट्ट फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंतिदुर्ग। सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन वंशों से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसे वंश से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और दिशा एकेडमी दादरी चैनल को आप अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।